अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करने जा रहे हैं मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 के बारे में, जिसको हम मैक्स ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप भी कहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और अपना ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है उसे परस्यू करना चाहते हैं विद अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो जो ऐसे स्टूडेंट हैं उनके लिए आज हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। हम डिटेल में बात करेंगे कि जो मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये एक्चुअली क्या है, और जो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाते हैं उनको क्या बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं, इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्टूडेंट से डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, और जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसका ड्यूरेशन कितना होता है, और अगर आपने अप्लाई करना है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए देन व्हाट इज़ द एप्लीकेशन प्रोसेस कि आप इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अपनी जो एप्लीकेशन है उसे सबमिट कर सकें। इसी के साथ-साथ जो एक एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम होता है एप्लीकेशन की अनाउंसमेंट का इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट एक्चुअली द मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज़। तो जो मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिसको हम मैक्स ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी कह सकते हैं, ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए जो है ऑफर्ड किया जाता है ईच ईयर जापानीज़ गवर्नमेंट की तरफ से। ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि जापानीज़ गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर्ड किया जाता है। इसको मैक्स स्कॉलरशिप इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये मैक्स की तरफ से ऑफर किया जाता है। मैक्स मीन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दिस इज व्हाट एक्चुअली द मैक्स इज। तो इसकी तरफ से जो स्टूडेंट हैं उनको स्कॉलरशिप जो प्रोग्राम है ये प्रोवाइड किया जाता है। आल्दो जो मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 है उसकी जो एप्लीकेशन है वो अभी अनाउंस तो नहीं हुई, लेकिन पर्पस इस इंफॉर्मेशन को आपसे शेयर करने का ये है कि आप जो है अपने आप को बेटर प्लान कर सकें और बेटर प्रिपेयर कर सकें कि जब एप्लीकेशंस अनाउंस होंगी इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए तो आप एक बेटर वे में अपनी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन को सबमिट कर पाएँ और आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन या कुछ एम्बिगिटी ना हो रिगार्डिंग कि आपने इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई किस तरह से करना है। अब स्टार्ट करते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में। तो जैसा कि हमने बात की कि ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और जापानीज़ गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर किया जाता है। और क्योंकि ये एक ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है तो इट्स मीन कि जो मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, जो डॉक्टोरल प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और इसी तरह जो प्रोफेशनल ग्रेजुएट कोर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ-साथ इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट जो स्टडी फ़ील्ड्स हैं वो अवेलेबल होती हैं एप्लीकेंट के लिए जिनको वो चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो एप्लीकेंट हैं वो अप्लाई करेंगे उस फ़ील्ड के अंदर जिसको उन्होंने मेजर किया है अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर या उससे जो रेलेवेंट फ़ील्ड है उसके अंदर, ताकि वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। और समटाइम ये भी हो सकता है कि जो जापानीज़ एम्बेसी है किसी कंट्री की, उसकी तरफ से जो फ़ील्ड ऑफ स्टडी है ये लिमिटेड हो सकती है कि जो सर्टेन फ़ील्ड ऑफ स्टडी है उसी के अंदर जो स्टूडेंट हैं वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को परस्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बेनिफिट क्या हैं। तो जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये स्टूडेंट को डिफरेंट बेनिफिट प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट को जो है सबसे जो पहला बेनिफिट है वो ये है कि स्टूडेंट को पर मंथ स्कॉलरशिप का जो अलाउंस है वो प्रोवाइड किया जाता है, और ना सिर्फ ये बल्कि जो स्टूडेंट हैं उनको जो सप्लीमेंटल रीजनल अलाउंस है वो भी प्रोवाइड किया जाता है अगर वो एक रिसर्च प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं जो कि रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हैं और बिलोंग करते हैं किसी ऐसे डेजिग्नेटेड रीजन से जिसके लिए जो अलाउंस है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनको पर मंथ ये जो सप्लीमेंटल रीजनल अलाउंस है ये भी प्रोवाइड किया जाता है उनके स्कॉलरशिप अलाउंस के साथ। स्टूडेंट की जो ट्यूशन फ़ी होती है, उसकी जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड की जाती है मैक्स की तरफ से, और ना सिर्फ जो स्टूडेंट की ट्यूशन फ़ी है बल्कि जो उनकी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की फ़ी है और इस तरह जो उनकी मैट्रिकुलेशन की फ़ी होती है, उसकी सपोर्ट भी स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है। अगर बात की जाए कि ट्रैवल एक्सपेंस की क्या स्टूडेंट को सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, तो जो ट्रैवल एक्सपेंस होता है उसकी सपोर्ट भी स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है। स्टूडेंट का जो ट्रैवल एक्सपेंस है फ्रॉम देयर होम कंट्री टू जापान एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम एंड आफ्टर परस्यूइंग देयर डिग्री प्रोग्राम, जब स्टूडेंट वापस अपने होम कंट्री जाते हैं, सो द ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम जापान टू होम कंट्री, इसकी भी जो सपोर्ट है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है। अब बात करते हैं कि अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं देन व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको स्टूडेंट ने मीट करना होता है ताकि वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकें। जो सबसे पहले क्राइटेरिया है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये कि आपके पास जो जैपनीज नेशनैलिटी है वो नहीं होनी चाहिए।
अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बिलोंग करते हो किसी ऐसे कंट्री से कि जिसका जापान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। इन दैट केस आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो जो आपकी एज है वो अंडर 35 ईयर्स होनी चाहिए अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसी तरह जो स्टूडेंट मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनके पास 16 ईयर्स ऑफ जो एजुकेशन है, जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए ताकि वो एक मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम को परस्यू कर सकें। और वो स्टूडेंट जो किसी डॉक्टोरल कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास जो मास्टर डिग्री है या जो प्रोफेशनल डिग्री है उसका होना ज़रूरी है, ताकि वो जो है एक डॉक्टोरल कोर्स के अंदर जो है अप्लाई कर सकें। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो है किसी डॉक्टोरल कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इन द फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, डेंटिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल फील्ड, तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनके पास 18 इयर्स ऑफ जो एजुकेशन है उसका होना ज़रूरी है ताकि वो इस डॉक्टोरल कोर्स फील्ड के अंदर अप्लाई कर सकें। और इन केस अगर आप इस 18 इयर्स जो क्वालिफिकेशन से क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कंप्लीट किया है अपने स्टडी प्रोग्राम को और उसका जो ड्यूरेशन है वो 5 ईयर है या इससे ज़्यादा है और आपने अगर जो है रिसीव की है इक्विवेलेंट टू बैचलर डिग्री, तो ऐसे स्टूडेंट भी इस डॉक्टोरल कोर्स के लिए इस डिफरेंट फैकल्टीज़ के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है जिसको आपको मीट करना पड़ेगा। एप्लीकेंट जो है वो विलिंगनेस शो करें कि वो लर्न करना चाहते हैं जैपनीज़ लैंग्वेज को, और इसी के साथ-साथ जो एप्लीकेंट अप्लाई करना चाहते हैं वो इन गुड हेल्थ होने चाहिए ताकि वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकें। तो ये वो डिफरेंट क्राइटेरिया है जिनको आपको मीट करना पड़ेगा ताकि आप इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जो अपॉर्चुनिटी है उसके लिए एलिजिबल हो सकें और इसके लिए जो अपनी एप्लीकेशन है उसको सबमिट कर सकें। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे अगर हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो इटसेल्फ इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिसको आपने जो है करेक्टली जो है फिल करना है और उसको सबमिट करना है। और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ-साथ कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड हैं तो आप उन्हें सबमिट करेंगे। जस्ट लाइक कि जो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस है, स्टूडेंट जो है इसको सबमिट करेंगे। अगर स्टूडेंट ने जो है कोई राइट डाउन किया है अपने थीसिस को, स्टूडेंट ने अपनी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट को सबमिट करना है और स्टूडेंट ने अपना जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है उसको भी सबमिट करना है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो अभी ग्रेजुएट नहीं हुए, तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो प्रोस्पेक्टिव जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है या जिसको हम एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं, वो उसको सबमिट करेंगे। अगर स्टूडेंट के पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट है इन इंग्लिश और जैपनीज लैंग्वेज, तो वो उसको भी सबमिट कर सकते हैं इफ़ एप्लीकेबल। और जो फील्ड ऑफ स्टडी है और जो रिसर्च प्लान होता है उसको भी स्टूडेंट ने सबमिट करना होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट भी स्टूडेंट ने अपना सबमिट करना होता है। अगर आप एक ऐसे एप्लीकेंट हैं जो कि मेजर करने जा रहे हैं इन फाइन आर्ट्स, तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो अपना जो वर्क है उससे रिलेटेड जो फोटोग्राफ्स हैं उनको भी सबमिट करेंगे ताकि वो इस मेजर के अंदर जो है अपना डिग्री प्रोग्राम परस्यू कर सकें। स्टूडेंट को जो प्लेसमेंट प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको भी सबमिट करना होता है और इसी के साथ साथ स्टूडेंट जो रिकमेंडेशन लेटर होता है उसको भी सबमिट करना होता है। और इन केस अगर आप जो है करंटली एम्प्लॉयड है और आप करंटली किसी जॉब के अंदर जो है इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनको रिकमेंडेशन जो लेटर होता है फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर उसको सबमिट करना पड़ता है ताकि वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकें। तो ये हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर बात की जाए कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ड्यूरेशन कितना होता है, यानी अगर हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाते हैं, देन व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द स्कॉलरशिप प्रोग्राम जिसके लिए हमें ये स्कॉलरशिप जो है प्रोवाइड की जाएगी। तो ये जो चीज़ है ये डिपेंड करती है कि आप एक मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, क्या आप एक डॉक्टोरल कोर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या क्या आप एक प्रोफेशनल जो डिग्री प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इन केस अगर आप एक मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और इसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं इनका जो ड्यूरेशन होता है वो 2 इयर्स का होता है। यानी मास्टर्स डिग्री जो कोर्स प्रोग्राम होता है उसका ड्यूरेशन 2 इयर्स का होता है। ये जो ड्यूरेशन है वो लेस देन 2 ईयर भी हो सकता है लेकिन मोर देन 1 ईयर होता है। तो दिस इज़ द ड्यूरेशन अगर आप एक मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। अगर आप एक डॉक्टोरल कोर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो जो ड्यूरेशन होता है वो 3 ईयर का होता है, लेकिन अगर आप एक ऐसे डॉक्टोरल कोर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं जो कि मेजर कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, डेंटिस्ट्री या फार्मेसी, तो इस केस में जो ड्यूरेशन होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो 4 ईयर होता है। और वो स्टूडेंट जो कि प्रोफेशनल डिग्री कोर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, ऐसे जो स्टूडेंट हैं इनका जो ड्यूरेशन होता है कोर्स प्रोग्राम का वो 2 ईयर होता है
और जो ड्यूरेशन है वो लेस देन 2 ईयर भी हो सकता है, लेकिन मोर देन 1 ईयर होता है इस कोर्स प्रोग्राम का। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो स्टूडेंट होते हैं, अगर उनके पास जैपनीज़ लैंग्वेज का जो है इतना नॉलेज नहीं है और इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो ये ऐसे स्टूडेंट हैं, उनका जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ड्यूरेशन है, उसको स्टार्ट करने से पहले, यानी उनका डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले 6 मंथ्स का जो है एक स्कॉलरशिप का जो है ड्यूरेशन होता है, जिसके अंदर जो स्टूडेंट होते हैं उनको प्रिपरेटरी जो एजुकेशन होती है जैपनीज़ लैंग्वेज की, वो प्रोवाइड की जाती है बिफ़ोर कि वो अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टार्ट करें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो स्टूडेंट होते हैं उनको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ये चीज़ मेंशन करनी पड़ती है कि वो इनमें से जिस भी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, वो किस टर्म के अंदर इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को जो है स्टार्ट करना चाहते हैं। क्या वो अप्रैल टर्म के अंदर इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को जो है स्टार्ट करना चाहते हैं, या अक्टूबर टर्म के अंदर जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम को स्टार्ट करना चाहते हैं? तो इस चीज़ को भी आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो है मेंशन करना होता है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ आते हैं कि अगर हमने इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, देन व्हाट इज़ द एप्लीकेशन प्रोसेस, हम किस तरह से अपनी एप्लीकेशन को जो है सबमिट करेंगे। सबसे पहले चीज़ ये कि अगर आप इस मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 के लिए प्लान कर रहे हैं कि आप अप्लाई करेंगे, तो इसके अंदर अप्लाई करने के 2 मेथड हैं, जिनको हम रिकमेंडेशन कहते हैं। एक है हमारे पास एम्बेसी रिकमेंडेशन, और जो सेकंड वन है हमारे पास, दैट इज़ यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एम्बेसी रिकमेंडेशन एक्चुअली क्या है। तो जो प्रोसेस है वो थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आई होप सो कि आप इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर पाएँगे और मैं आपको एक ईज़ी वे में एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि एम्बेसी रिकमेंडेशन में अगर आपने अप्लाई करना है तो किस तरह से अप्लाई करना है। तो अगर सबसे पहले बात की जाए कि अगर आपने अप्लाई करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जब इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के एप्लीकेशंस को अनाउंस किया जाता है, तो वो स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्होंने क्या करना होता है कि एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू अगर वो अप्लाई कर रहे हैं, तो अपनी कंप्लीट स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन को उन्होंने सबमिट करना होता है जो उनके कंट्री के अंदर जैपनीज़ एम्बेसी है उसको। सो दिस इज़ द वे कि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई किस तरह से करते हैं। यानी एक कंप्लीट अपनी जो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है उसको बनाने के बाद आपने अपने कंट्री के अंदर जो जैपनीज़ एम्बेसी है उनको अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है, एंड देन आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है उसे कैरी आउट किया जाता है। अब ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है इसमें 2 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट जो राउंड होता है हमारे पास वो जो है एम्बेसी की तरफ से जो है कैरी आउट किया जाता है, और जो सेकंड राउंड होता है हमारे पास वो मैक्स की तरफ से कैरी आउट किया जाता है। अगर हम फर्स्ट राउंड की बात की जाए, तो जो जैपनीज़ एम्बेसी होती है वो फर्स्ट जो स्क्रीनिंग है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको कैरी आउट करती है, जिसके अंदर जो स्टूडेंट होते हैं उनके जो एप्लीकेशन होते हैं, जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको वैल्यूएट किया जाता है। स्टूडेंट से जो रिटन एग्जामिनेशन होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का, उसे भी जो है कंडक्ट करवाया जाता है, और इसी के साथ-साथ जो स्टूडेंट होते हैं उनका इंटरव्यू भी हेल्ड किया जाता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्क्रीनिंग जो कि जापानीज़ एम्बेसी की तरफ से जो है कैरी आउट की जाती है। और ऐसे फिर स्टूडेंट जो कि पास कर लेते हैं फर्स्ट स्क्रीनिंग को, यानी फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन को, ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं उन्होंने डायरेक्टली जो है कॉन्टैक्ट करना होता है जापानीज़ यूनिवर्सिटी को, ताकि वो उनसे रिक्वेस्ट कर सकें लेटर ऑफ प्रोविजनल एक्सेप्टेंस। सो दिस इज़ द लेटर जो कि आपके पास होना चाहिए अगर आप फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन को जो है क्लियर कर लेते हैं। जो लेटर ऑफ प्रोविजनल एक्सेप्टेंस होता है ये आपकी सिलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे स्टूडेंट जो कि गिवन टाइम फ्रेम के अंदर इस लेटर को ऑब्टेन नहीं कर पाते, ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनको स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर नहीं किया जाता। इट्स मीन कि आपके पास लेटर ऑफ प्रोविजनल एक्सेप्टेंस को ऑब्टेन करना एक नेसेसरी स्टेप है अगर आप सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। जो स्टूडेंट एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं, तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने जो प्लेसमेंट प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसके अंदर 3 जो डिफरेंट जापानीज यूनिवर्सिटी है उनके नेम को मेंशन करना होता है कि जिन यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू वो जो है अपना डिग्री प्रोग्राम इस स्कॉलरशिप के थ्रू जो है स्टडी करेंगे। इट्स मीन कि आप जो है 3 यूनिवर्सिटी से ज़्यादा जो है जापानीज़ यूनिवर्सिटी को अपने प्लेसमेंट प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मेंशन नहीं कर सकते, और इन 3 यूनिवर्सिटीज़ में से एटलीस्ट 2 यूनिवर्सिटीज़ से जो है आपको लेटर ऑफ प्रोविजनल एक्सेप्टेंस को जो है ऑब्टेन करना पड़ता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो कि स्टूडेंट करते हैं वो ये कि वो एट द सेम टाइम जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को जो है कॉन्टैक्ट करते हैं, और उन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होता है उन्हें ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। तो इन केस अगर आपने ऐसा किया है और अगर आपने एट द सेम टाइम 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से जो है लेटर ऑफ प्रोविजनल एक्सेप्टेंस को ऑब्टेन कर लिया है,
तो ये चीज़ आपके सिलेक्शन प्रोसेस को इफ़ेक्ट करेगी, क्योंकि आप जो है एट द सेम टाइम सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ को जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी को एट द सेम टाइम आपने कॉन्टैक्ट नहीं करना, और 2 से ज़्यादा भी आपने जो प्रोविज़नल एक्सेप्टेंस लेटर है उनको ऑब्टेन नहीं करना। तो इस बात को आपने अपने माइंड में रखना है। मैं अगेन आपको रिपीट कर दूँ कि सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ को जो है आप चूज़ कर सकते हैं। उन 3 यूनिवर्सिटीज़ में से 2 यूनिवर्सिटीज़ से जो है आपको प्रोविज़नल जो एक्सेप्टेंस लेटर होता है उसको ऑब्टेन करना होता है, और एट द सेम टाइम जो है आप सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ को कॉन्टैक्ट करें। 3 यूनिवर्सिटीज़ को एट द सेम टाइम कॉन्टैक्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आप 3 लेटर ऑफ प्रोविज़नल एक्सेप्टेंस को ऑब्टेन करते हैं तो ये चीज़ आपके एप्लीकेशन प्रोसेस को इफ़ेक्ट करेगी। सो सिर्फ 2 जो लेटर ऑफ प्रोविज़नल एक्सेप्टेंस है वो आपने ऑब्टेन करने हैं, और इससे ज़्यादा एट द सेम टाइम आपके पास जो लेटर ऑफ प्रोविज़नल एक्सेप्टेंस है वो नहीं होने चाहिए। तो इस चीज़ को आपने जो है अपने माइंड में रखना है अगर आप जो है एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू अप्लाई करने जा रहे हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। और इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि जब स्टूडेंट जो है फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन को पास कर लेते हैं, तो उन्हें क्या करना होता है कि उन्हें जो यूनिवर्सिटी होती है उसका जो इंटरनेशनल स्टूडेंट अफेयर्स होते हैं उनको कॉन्टैक्ट करना होता है, ताकि वो उनसे लेटर ऑफ प्रोविज़नल एक्सेप्टेंस को ऑब्टेन कर सकें। अब यहाँ पर जो मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं वो ये करते हैं कि अगर वो फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो डायरेक्टली अपने जो एकेडमिक सुपरवाइज़र होते हैं उन्हें कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये चीज़ भी आपके एप्लीकेशन को इफ़ेक्ट करेगी। तो आपने क्या करना है कि अगर आप फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन को क्लियर कर रहे हैं, तो देन जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं और जिस यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लेटर ऑफ प्रोविज़नल एक्सेप्टेंस को ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो उनका जो डिवीज़न है इंटरनेशनल स्टूडेंट अफेयर की उस यूनिवर्सिटी की, आप उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर द लेटर ऑफ प्रोविज़नल एक्सेप्टेंस। सो दिस इज़ हाउ कि आपने जो है फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन के बाद किस तरह से अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को जो है फर्दर कैरी आउट करना है। जब यहाँ तक आप जो है अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को कैरी आउट करेंगे तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। अब इससे जो नेक्स्ट होता है वो सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। अब जो नेक्स्ट है वो सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन को जो है कैरी आउट करता है। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट को सिलेक्ट करता है बेस्ड ऑन द फर्स्ट स्क्रीनिंग जो कि जापानीज एम्बेसी की तरफ से जो है कंडक्ट की जाती है, और ऐसे स्टूडेंट जिनके पास 10 लेटर ऑफ प्रोविजनल एक्सेप्टेंस होता है फॉर द यूनिवर्सिटी, ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनकी यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट की जाती है। सो दिस इज़ हाउ कि जो सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन है उसे कैरी आउट किया जाता है। तो इस तरह से आपने जो है अप्लाई करना है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अगर आप एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्होंने किस तरह से अप्लाई करना है। तो जो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन का प्रोसेस होता है वो थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द एम्बेसी रिकमेंडेशन प्रोसेस। यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन में आपने क्या करना है कि अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन को आपने उस जापानीज यूनिवर्सिटी को सबमिट करवाना होता है जो कि इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही है और एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रही है। अब आपने ये चेकआउट करना है कि जो यूनिवर्सिटी आप चूज़ कर रहे हैं क्या वो यूनिवर्सिटी इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही है, और इन केस अगर वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही है तो देन आप उस यूनिवर्सिटी को जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। और जो यूनिवर्सिटी इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है उनकी तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं रिगार्डिंग द एप्लीकेशन सबमिशन, उनको आपने ज़रूर चेक करना है ताकि आप इस बात को इंश्योर कर सकें कि आप एक बेटर वे में अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हैं। वो स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू अप्लाई करेंगे इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। ऐसा नहीं करना आपने कि आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दें। तो इन केस अगर आप ऐसा करेंगे और अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी भी थी तो आपके जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो इफ़ेक्ट होगा। तो ऐसा आपने नहीं करना, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो है आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे अगर आप यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। सो इस तरह से जो है जो स्टूडेंट हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के अंदर अप्लाई करना होता है, और जो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन है उसके अंदर अप्लाई तो आपने इस तरह से करना है। अगर बात की जाए कि सिलेक्शन का प्रोसेस किस तरह से कैरी आउट किया जाता है, तो जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है उसमें भी 2 राउंड्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला जो राउंड होता है उसके अंदर वो यूनिवर्सिटी जिसको आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट किया है वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को जो है शॉर्टलिस्ट करती है, एंड आफ्टर शॉर्टलिस्टिंग द स्टूडेंट उन जो स्टूडेंट हैं उनको सेकंड राउंड के लिए जो है रिकमेंड किया जाता है। अब जो सेकंड राउंड के लिए स्टूडेंट को रिकमेंड किया जाता है वो एक्चुअली रिकमेंड किया जाता है मैक्स्ट को।
मैक्स जो है देन सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन को कैरी आउट करती है, और वो स्टूडेंट जो कि एलिजिबल होते हैं और फर्दर उनको शॉर्ट लिस्ट करने के बाद वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाते हैं, देन उन स्टूडेंट को इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का जो रिजल्ट है उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है कि वेदर दे आर सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम और नॉट। सो दिस इज़ हाउ कि आपने जो है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के अंदर अप्लाई किस तरह से करना है, और किस तरह से जो है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के अंदर जो स्टूडेंट है उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसे कैरी आउट किया जाता है। सो नाउ मूव टुवर्ड व्हाट इज द एप्लीकेशन टाइम फ्रेम और व्हाट इज द एप्लीकेशन डेडलाइन। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जिसको हमें अपने माइंड में रखना पड़ेगा अगर हम स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जो एप्लीकेशन टाइम फ्रेम है वो वेरी करता है, और जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन कि आप जो है एम्बेसी रिकमेंडेशन से अप्लाई करने जा रहे हैं या यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन से अप्लाई करने जा रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट जो कि एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू अप्लाई करने जा रहे हैं, तो जो ऐसे स्टूडेंट हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन की अनाउंसमेंट होती है वो अराउंड अप्रैल में ही होती है। अप्रैल का जो लास्ट है अराउंड एक्सपेक्टेड जो एक टाइम फ्रेम है, और अप्रैल के लास्ट से लेकर जो मई का लास्ट होता है ऑलमोस्ट, इस टाइम तक जो स्टूडेंट होते हैं उनसे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करवाया जाता है एम्बेसी रिकमेंडेशन के अंदर। और ये जो टाइम फ्रेम है एम्बेसी रिकमेंडेशन का, ये डिपेंड कर सकता है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, और जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उस कंट्री की तरफ से जो जापानीज एम्बेसी है वो क्या डेडलाइन को या किस टाइम फ्रेम को सेट कर रही है एप्लीकेशन की एक्सेप्टेंस के लिए। तो जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, आपने अपने कंट्री के अंदर जो जापानीज एम्बेसी है उसके मुताबिक इस टाइम फ्रेम को ज़रूर चेक करना है, ताकि आप इस बात को इंश्योर कर सके कि आप ऑन टाइम अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हैं। अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन की, तो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन में क्या होता है कि जो एप्लीकेशन की अनाउंसमेंट होती है उसका एक कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं होता। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। तो हर एक जो यूनिवर्सिटी होती है उसका एक अपना टाइम फ्रेम हो सकता है कि किस टाइम के फ्रेम के अंदर वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रही है। अगर जनरली बात की जाए तो वो जो एप्लीकेशन होती हैं जापानीज़ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, वो एक्सेप्ट की जा सकती हैं फ्रॉम सितंबर और फ्रॉम अक्टूबर, और ये जो एप्लीकेशन का टाइम फ्रेम होता है ये जनवरी तक भी हो सकता है कि जनवरी तक स्टूडेंट ने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है। यानी अब ये डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन-सी है, तो हो सकता है कि उस यूनिवर्सिटी की तरफ से आपसे जो है सितंबर से लेके अक्टूबर के दरमियान जो है एप्लीकेशन सबमिशन का टाइम फ्रेम हो सकता है अक्टूबर से नवंबर के दरमियान हो सकता है दिसंबर से जनवरी के दरमियान हो। तो आप जिस यूनिवर्सिटी को चूज़ करेंगे उस यूनिवर्सिटी के मुताबिक आपने इस एप्लीकेशन टाइम फ्रेम को चेक करना है, ताकि आप एप्लीकेशन की डेडलाइन को जो है इंश्योर कर सकें। तो इस तरह से जो है एप्लीकेशन का जो टाइम फ्रेम होता है उसको अनाउंस किया जाता है डिपेंडिंग ऑन कि अगर आप एक एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू अप्लाई करने जा रहे हैं या आप जो है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आई होप सो कि जो मैं आपको इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन है उसको एक्सप्लेन कर पाया, और मैं एक आपको ईजी वे में एक्सप्लेन कर पाया कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन कितना होता है, और वो स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए अप्लाई करने के मेथड कौन से हैं जिनको हम रिकमेंडेशन कहते हैं। एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू अगर आपने अप्लाई करना है तो किस तरह से करना है, यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू अगर आपने अप्लाई करना है तो किस तरह से करना है, और इन दोनों जो रिकमेंडेशन मेथड हैं इनके अंदर स्टूडेंट की सिलेक्शन किस तरह से कैरी आउट की जाती है। ये चीज़ें आपके लिए अंडरस्टैंडेबल थी। जो एप्लीकेशन सबमिशन का प्रोसेस होता है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का वो थोड़ा-सा जो है कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन आई होप सो कि मैंने आपको एक ईज़ी वे में एक्सप्लेन किया कि इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए आप किस तरह से अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, एंड आई होप सो कि आप इस एप्लीकेशन प्रोसेस को एक ईज़ी वे में अंडरस्टैंड कर पाए। तो आई होप सो कि वो स्टूडेंट जो कि प्लान कर रहे हैं मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 के लिए, जिसको हम मैक्स ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 भी कह सकते हैं, उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन है ये हेल्पफुल होगी, वो इस इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर पाए। बट इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.